हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडल देव क्लासेस में। बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं के अध्याय 4 राष्ट्रीय एकीकरण के प्रश्नोत्तरों को समझेंगे व उनका बेहतर से बेहतर उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। बच्चों, अध्याय 4 राष्ट्रीय एकीकरण का प्रश्न क्रमांक 1 है, राष्ट्रीय एकीकरण से क्या आशय है। मतलब बच्चों, यह प्रश्न हमसे जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर राष्ट्रीय एकीकरण से हम क्या समझते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण की यदि हम बात करें, राष्ट्रीय एकीकरण यदि हम इन दो शब्दों को तोड़ते हैं तो राष्ट्र धन एकीकरण। राष्ट्रीय एकीकरण से तात्पर्य जाति, पंथ, क्षेत्र, भाषा इन सब के भेदभाव से परे आपस में एकता की भावना के होने से है। बच्चों, हमारा देश बहुत बड़ा है। आपको पता होगा कि हमारे देश में मतलब अलग अलग जाति के, अलग अलग पंथ के लोग रहते हैं। मतलब अलग अलग जाति पाई जाती है। कोई ठाकुर है तो कोई वैश्य है ना। ठीक उसी प्रकार अलग अलग धर्म की बात करें तो कोई ईसाई धर्म से संबंधित है, तो कोई सिख धर्म को मानता है, तो कोई हिंदू, कोई मुसलमान को। अलग अलग भाषा बोलते हैं। दिल्ली में हिंदी बोली जाती है, दिल्ली उत्तर प्रदेश में। तो वहीं केरल में मलयालम बोली जाती है। तमिलनाडु में तेलुगु बोली जाती है। इन सब के बावजूद कि तमिलनाडु में यदि हम बात करें कि तमिल बोली जा रही है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जा रही है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जा रही है, इन सब के बावजूद, अलग अलग भाषाओं का उपयोग करने के बावजूद, पूर्वोत्तर में उनकी अपनी स्थानीय भाषा बोली जा रही है। जैसे पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जा रही है। तो भाषाएं अलग अलग हैं, पंथ भी अलग अलग हैं, जाति भी अलग अलग है, किंतु उनमें जो बोला चाहिए एक मतलब एकता की भावना है। यह भावना ही राष्ट्रीय एकीकरण की, मतलब इस भावना को ही हम राष्ट्रीय एकीकरण की भावना मान सकते हैं। मूलतः राष्ट्रीय एकीकरण की जो भावना है वो एक दूसरे के बीच में जो भावनात्मक एकीकरण होता है उसके बारे में बताता है ना। कि मान लीजिए कि आपकी जाति कुछ भी हो, बट आप में एक भावनात्मक लगाव है। यही राष्ट्रीय एकीकरण का आशय है। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको ये उत्तर समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि हमारे देश में अनेकता में एकता किस प्रकार दिखाई देती है। यह प्रश्न पूछना चाह रहा है कि हमारे देश में अनेकता में एकता किस प्रकार दिखाई पड़ सकती है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले प्रश्न में ही बताया कि भारत एक विशाल देश है ना। आपको भी पता होगा कि जनसंख्या की दृष्टि से इसका विश्व में दूसरा स्थान है, और यहाँ पर मतलब 250 से अधिक भाषाएं व बोलियाँ बोली जाती हैं। बच्चों, मतलब आपने एक, मुझे नहीं पता आपने यह मतलब ये लाइन सुनी है या नहीं सुनी है, बड़ी अच्छी लाइन है वो। मतलब यह ऑडियो रिकॉर्ड करते करते प्रश्नोत्तर को समझा मुझे मेरे दिमाग में अभी कौंध आई कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी, है ना। मतलब यह बोलना चाह रहा है कि हमारे मतलब हम कुछ दूर चलते हैं, है ना, 10 किलोमीटर चले, 20 किलोमीटर चले, तो पानी का जो स्वाद है वो बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार 4 कोस पर जो बोली जाने वाली भाषा है वो बदल जाती है ना। तो यही मतलब ये बताना चाह रहा है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। तो बच्चों, यहाँ पर मतलब हमारे देश में इतने मतलब बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं, सब कुछ पाए जाते हैं, लेकिन इतने मतलब अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा पाने के बावजूद हमारे देश में एकता पाई जाती है। कैसे एकता पाई जाती है? जब बात राष्ट्रीय हितों की आए, जब बात राष्ट्रीय हितों की आती है तो इन सब तौर तरीकों के अलग अलग होने के बावजूद भी हम सब एक हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि भारत में अनेकता में एकता है ना। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था ना, मैं आपको मतलब बताना चाह रहा हूँ, मतलब ये यहाँ पर जो उत्तर लिखा हुआ है इससे इतर आपको मैं जानकारी देता हूँ। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था ना, तब बहुत सारे जैसे जो अंग्रेज अधिकारी थे या बहुत सारे जो विश्व के लोग थे, वह इस बात को लेकर आशंकित थे कि भारत देश एक रह सकता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो अलग अलग मतलब भाषा बोलने वाले लोग हैं। सामान्यतः क्या होता है, जैसे यूरोप में जैसे जर्मनी बोलने वाले तो वो जर्मन देश में रहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले हैं तो वो इंग्लैंड में रहते हैं, लेकिन भारत में तमिल बोलने वाला भी साथ में रहता है और कन्नड़ बोलने वाला भी साथ में रहता है। यह बात बताती है कि भारत के लोगों के बीच में इतनी सब विविधता के बावजूद भी एकता है। बच्चों, अगला प्रश्न बोल रहा है कि हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के आवश्यक सिद्धांत कौन कौन से हैं। बच्चों, यह प्रश्न जानने की कोशिश कर रहा है कि जैसे कि हमने पहले प्रश्न में जाना, मतलब जो प्रश्न क्रमांक 2 है वह यह जानने की कोशिश कर रहा था कि हमारे देश में इतनी अनेकता है, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, फिर भी हम एक हैं। तो
तो ये वाला जो प्रश्न है वह जानने की कोशिश कर रहा है कि हमारे देश में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कौन कौन सी चीज़ें उत्तरदायी हैं, कौन कौन से सिद्धांत उत्तरदायी हैं। तो बच्चों, हमारे देश में जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता व्याप्त है उसके पीछे निम्नलिखित सिद्धांत उत्तरदायी हैं या निम्नलिखित व्यवस्था उत्तरदायी है। पहली व्यवस्था की यदि हम बात करें तो लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। बच्चों, आपको ही पता होगा, यदि मैं सामान्यता में आपको बहुत ही सामान्य उदाहरण देता हूँ कि आप अपने घर में जो माता पिता हैं उनसे जानने की कोशिश करिएगा कि आपके घर के आसपास पंच होते होंगे, सरपंच होते होंगे, तो उनका चुनाव कैसे होता है। उनका चुनाव मतलब आपके घर परिवार के, आपके मोहल्ले के लोग ही करते हैं। तो लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता शासक का चुनाव करती है ना। यह बात हमारे देश में ऐसा नहीं है कि आप बड़े घर में पैदा हो गए तो आप ही शासन व्यवस्था चलाएंगे, नहीं। जो जनता चुन के उन्हें भिजवाएगी वह शासन करते हैं। तो ये चीज़ चाहे आप बंगाल चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, सब जगह एक सी व्यवस्था है, कहीं पे भी कोई अलग नहीं है। हमारे देश में वयस्क मताधिकार के अनुसार चुनाव होते हैं और उन चुनावों के माध्यम से ही निर्वाचित प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, वही सांसद विधायक बनते हैं और उन्हीं के बीच में से किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, विधायकों के बीच से, और सांसदों के बीच से प्रधानमंत्री। दूसरा कारक की बात करें तो समान मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य। बच्चों, हमारा संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है। आपने अपनी किताबें में पढ़ा होगा, जैसे किताब में लिखा होगा, हमें जब संविधान लागू हुआ था तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन अभी 6 हैं। संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया। इन मौलिक अधिकारों में हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, है ना, ये सब अधिकार प्रदान किए गए हैं। किसी भी धर्म को मानने का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये मौलिक अधिकार। ऐसा नहीं है कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, चाहे वो अंबानी हो या एक सामान्य भिखारी भी हो, उसको भी ये मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक उसी प्रकार हमारे संविधान के द्वारा हमारे ऊपर कुछ मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। सिर्फ अधिकार दे देने से बात नहीं बनती है, अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य भी आते हैं। तो कुछ मौलिक कर्तव्य क्या हैं? कुछ मौलिक कर्तव्य ऐसे पहले 10 थे, अभी 11 हो गए हैं। इन मौलिक कर्तव्य में क्या है कि हम देश की संप्रभुता व अखंडता की रक्षा करेंगे। जब कभी जरूरत पड़ेगी तो हम देश की रक्षा के लिए अपने आप हम देश की रक्षा करने के लिए जो देश के सैनिक हैं या सरकार बोलेगी तो हम उनकी मदद करेंगे। देश को स्वतंत्रता कराने में बहुत सारे महापुरुष जैसे महात्मा गांधी हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया, जितने भी महान क्रांतिकारी जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई, उनका सम्मान करेंगे, भ्रातृत्व की भावना का विकास करेंगे। ये सब मौलिक कर्तव्य हैं। तो ये सिद्धांत हमें इसमें दिए गए हैं। अगली है एकीकृत न्याय व्यवस्था। एकीकृत न्याय व्यवस्था से यहाँ से बच्चों जो न्यायिक प्रणाली, जैसे मान लीजिए कि आपकी किसी से लड़ाई हो गई तो आप अपनी लड़ाई को लेकर किसके पास जाते हैं, है ना, आप न्याय लेने के लिए किसी के पास जाते हैं ना, न्याय लेने किसके पास जाते हैं, आप जज के पास जाते हैं। तो हमारे देश में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब है कि हमारे देश में ऐसा नहीं है कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग व्यवस्था है, हमारे देश में एक ही व्यवस्था है। हमारे देश में सबसे ऊपर कौन होती है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है बच्चों? दिल्ली में है। फिर अलग अलग राज्यों के अलग अलग राज्य, से मान लीजिए कि मध्य प्रदेश है तो उसका अपना एक उच्च न्यायालय होगा। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? हमारे राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जबलपुर में। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? लखनऊ में। फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों, जैसे अभी हम यदि हम बात करें अपने ज़िले की बात कर लें, यदि हम बात करें उदाहरण देते हैं कोई भी जिले, जैसे बैतूल है तो बैतूल जिले की जिला न्यायालय कहाँ होगा? बैतूल में होगा, है ना। उसी प्रकार अलग अलग जिलों के अलग अलग न्यायालय होते हैं, वो जिलों में होते हैं। तो ये एकीकृत न्याय व्यवस्था है। यहाँ पर अंबानी के साथ भी वही न्याय किया जाएगा जो एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य बच्चे के साथ किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये एकीकृत न्याय व्यवस्था हो गई। फिर अगला पॉइंट है बच्चों, वो पंथ निरपेक्षता है। पंथ निरपेक्षता का मतलब यहाँ हुआ कि जो हमारे भारत देश की शासन व्यवस्था है वो किसी भी धर्म विशेष को, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, उसको बढ़ावा नहीं देती। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो देश है उसका धर्म क्या है? इस्लाम धर्म है। लेकिन हमारे देश का ऐसा कोई धर्म नहीं है, हमारे देश ने अपने आप को पंथ निरपेक्ष रखा है। हमारे देश की जो सरकार है वो किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए कोई पैसा नहीं देगी। तो यह बात भी हमारे देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देती है। क्योंकि बच्चों यदि हम किसी, जैसे मान लीजिए कि आप ही के घर में आप लोग 2 भाई हैं,
है ना, और किसी एक भाई या किसी एक बहन को ज़्यादा प्यार दिया जाएगा तो आपके मन में ऐसा लगेगा ना कि इसी को प्यार करते हैं, गुस्सा आएगा कि नहीं। ठीक यही बात यहाँ पर भी लागू होती है बच्चों। फिर अगला पॉइंट है समान राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। समान राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का मतलब है कि हमारे देश के जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, जैसे राष्ट्रीय गीत क्या हो गया हमारा, वंदे मातरम हो गया, राष्ट्रगान क्या होगा, जनगण मन हो गया। ये जो प्रतीक चिन्ह भी हैं, इनसे भी हमारे देश में राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना में बढ़ोतरी देखी जाती है। फिर समान राष्ट्रीय पर्व, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन हम 15 अगस्त सब लोग साथ में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हम साथ में मनाते हैं, जैसे अभी ये वाला गणतंत्र दिवस गया 26 जनवरी वाला 73वां, है ना। तो और फिर एक और कारण है जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देता है, वो है पर्यटन। पर्यटन का मतलब क्या है, यदि आप कहीं घूमने फिरने जाते हो तो उससे भी तो आपके मतलब आप एक दूसरे अलग अलग लोगों से मिलते हो कि नहीं। जैसे आप मान लो कहीं घूमने गए होगे, उदाहरण के लिए मान लो चलो कहीं नहीं, हम दिल्ली की बात करते हैं, कभी दिल्ली गए होगे, कहीं भोपाल गए हो, कहीं नहीं तो अपने मामा के यहाँ तो गए होगे ना। जब अपने मामा के यहाँ गए होगे तो आप नए नए लोगों से मिलते होगे। जब आप नए नए लोगों से मिलते हो तो उनसे आपकी आत्मीयता बढ़ती है कि नहीं। आत्मीयता बढ़ती तो आप एक दूसरे को जानते हो, इससे भी तो हमारे देश की राष्ट्रीय एकता बढ़ती है ना। तो ये सभी कारण है जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा मिलता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको प्रश्न का उत्तर बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम पूछ रहा है कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ लिखिए। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था, पंथ निरपेक्षता एक शब्द है जो कि भारतीय संविधान में मतलब पहले से निहित था, लेकिन उसे भारतीय संविधान में 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तब उसे हमने अपने संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हमने लिख दिया था, स्पष्ट तौर पे लिख दिया था, है ना। तो यहाँ पर पंथ निरपेक्षता का मतलब ये होता है कि हम किसी भी धर्म को, मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया था, इसके पहले वाले में, कि कोई भी धर्म हो, है ना, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सिख धर्म हो, किसी भी धर्म को राज्य के द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। और सभी धर्म, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, उनको अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता रहेगी। तो यही अर्थ पंथ निरपेक्षता का निकलता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको इसका उत्तर समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण में किस प्रकार सहायक है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर भी हमने पहले जाना था, फिर भी हम इसे एक बार और बेहतर ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। तो यह उत्तर क्या बोल रहा है कि पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण में निम्नलिखित प्रकार से सहायक है। देश की संस्कृति, आर्थिक और औद्योगिक विकास तथा विकास के नए आयामों को समझने में सहायक है। जैसे अब पर्यटन, अब देश की संस्कृति कैसे, आप मान लीजिए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं। यदि आप चार मीनार देखने हैदराबाद जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति अलग होगी कि नहीं। यदि आप जम्मू कश्मीर जाते हैं, वहाँ पे बर्फ़ की वादियों में या फिर सेब के गार्डन्स को देखने, है ना, वहाँ पे जो लगे रहते हैं, तो उनसे आपको वहाँ की संस्कृति जानने का मौका मिलेगा कि नहीं। यदि आप पूर्वोत्तर में जाते हैं, मणिपुर जाते हैं, मेघालय जाते हैं, तो वहाँ की आपको हरियाली आकर्षित करेगी कि नहीं। ये हो गई देश की संस्कृति जानने का एक साधन। फिर पर्यटन के कारण यदि मान लीजिए किसी को क्या करना है, अपना बिजनेस करना है, तो उसको भी तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना पड़ेगा, आवागमन करना पड़ेगा कि नहीं, जाना पड़ेगा नहीं, वो भी एक पर्यटन का रूप है कि नहीं। तो ये देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिर हम अलग अलग लोगों को बेहतर ढंग से इसके माध्यम से जान पाते हैं। और पता है बच्चों, पर्यटन करने का सबसे अच्छा तरीका रेल है। रेल एक सस्ता संचार साधन भी, और वहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले तो साल में कम से कम 5 से 6 दिन घूमने अवश्य जाएं, है ना। उससे आपका क्या होगा ना, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। आप सिर्फ पढ़ाकू बच्चे नहीं बन पाएंगे, आपको अलग अलग समझ पैदा होगी। जब भी आपको समय मिले तो कम से कम कहीं नहीं तो आसपास की जगह में तो घूमे ही घूमे, है ना। तो बच्चों, अगला कारण है, इसके कारण सभी में एकता का भाव जागृत होता है, वह एक दूसरे के निकट लाने में सहयोगी। जैसे कि बच्चों, मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि इससे हम एक दूसरे के निकट आते हैं। जब हम एक दूसरे के निकट आते हैं तो उससे हमारे मन में क्या होता है, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव उत्पन्न होता है। यही भावनात्मक लगाव राष्ट्रीय एकता का रूप ग्रहण कर लेता है, और इससे देश की जो एकता है और अखंडता है वो बढ़ती है। इस प्रकार पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक होता है। फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 बोल रहा है कि नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। बच्चों, नीचे यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें एक तरफ प्रतीक चिन्ह लिखे गए हैं तो दूसरी तरफ उसके विवरण या नाम लिखने की बात की गई है। तो बच्चों, यहाँ पर जो प्रतीक चिन्ह है इसमें ये पूछा गया है कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। तो बच्चों, किसी को भी पता होगा, अभी 26 जनवरी गई, कि हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा। तिरंगा कैसे है,
तिरंगा क्यों बोलते हैं इसमें, क्योंकि 3 रंग है सब, है ना, और 3 रंग और बीच में क्या है, सारनाथ स्तंभ की 24 श्रृंखलाएं हैं, है ना। 3 रंग कौन कौन से हैं, हरा, केसरिया, सफेद, है ना। ये 3 हो गए, 3 रंगों के कारण इसे तिरंगा बोला जाता है। तो बच्चों हमारा राष्ट्रीय तो तिरंगा हो गया। अगला प्रतीक चिन्ह इसमें पूछा गया राष्ट्रगान। बच्चों हमारे देश का राष्ट्रगान क्या है, आपको भी पता होगा, मेरे बोलने के पहले आप बता देंगे क्या है, जनगण मन है। तो बच्चों ये जो राष्ट्रगान जनगण मन है, इसे रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे मतलब बांग्ला में लिखा गया था, है ना, मूलतः, और इसी को ही हमने मतलब अपना राष्ट्रगान के रूप में मान लिया। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आपको बताऊं तो रविन्द्रनाथ टैगोर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें साहित्य का भारत देश की तरफ से पहला नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, और किस चीज के लिए मिला था, अपनी उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। बच्चों फिर इसमें यहाँ पे पूछा गया कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है हमारे देश का। मैं उत्तर दूं उससे पहले ही आपके दिमाग में आ चुका होगा, क्या है बच्चों, वंदे मातरम। बच्चों जो ये राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, और इस गीत का उल्लेख जो सन्यासी विद्रोह के बारे में हमने पिछले अध्याय में जाना था उसमें था, आनंद मठ में, है ना। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगली जो प्रश्न है वो पूछा गया कि हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। बच्चों आपने सम्राट अशोक का नाम तो सुना ही होगा। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब बहुत मारकाट मचाई थी, उनसे जुड़ा हुआ कलिंग का युद्ध बहुत फेमस है, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया, तो वह उसके बारे में तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने जाना ही होगा। और उनके दादाजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, और चंद्रगुप्त मौर्य पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने भारत में अखंड साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बच्चों उन्हीं के द्वारा एक मतलब सारनाथ में एक चिन्ह बना हुआ है, तो उन्हीं के द्वारा जो स्थापित चिन्ह था उसे ही हमने अपने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में ले लिया, जो कि अशोक चिन्ह है। तो बच्चों राष्ट्रीय ध्वज क्या हो गया, तिरंगा, राष्ट्रगान क्या होगा, जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हो गया, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें याद हो गई होंगी। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, जाति प्रथा के प्रमुख दोष लिखिए। यहाँ इस प्रश्न में बच्चों जाति प्रथा के दोष के बारे में यह प्रश्न जानना चाह रहा है। बच्चों मतलब हमारे देश में अलग अलग जाति हैं, जैसे आपकी भी कुछ जाति होगी, है ना। तो जाति प्रथा के बहुत सारे मतलब कुछ लाभ हैं, तो लाभ से अधिक दोष ज्यादा है। तो यही प्रश्न जानना चाह रहा है कि आखिर जाति प्रथा के दोष क्या है। बच्चों जाति प्रथा के यदि हम दोष की बात करें तो पहला कारण यह है, इसका दोष के लिए पहले दोष की बात करें तो पहला दोष यह है कि यह जो व्यवस्था है वो समाज को उच्च व निम्न वर्ग में बांटती है कि नहीं। जैसे जाति क्या हो गई, किसी ने बोल दिया कि हमारी जाति ब्राह्मण है, किसी ने बोल दिया कि हमारी जाति क्षत्रिय है, किसी ने बोल दिया कि हमारी जाति वैश्य है, किसी ने बोल दिया कि शूद्र है। आपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम सुना होगा। अब तो वैसे हमारा जब से संविधान लागू हुआ है तब से भारतीय संविधान में सभी को समान माना गया है, सबको एक समान आगे बढ़ने की बात की गई। लेकिन पहले के ज़माने में जाति व्यवस्था के आधार पर बहुत बोलना चाहिए अन्याय होता था, मतलब जो निम्न जाति के लोग रहते थे ऐसा माना जाता है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इस बात का उल्लेख कर रहा हूँ कि पहले क्या होता था, जो निम्न जाति थी, जैसे मान लीजिए कि शूद्र जाति थी, उस जाति के लोगों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, उनके साथ बहुत अन्याय होता था। इससे क्या होता था, समाज में उच्च व निम्न वर्ग का एक मतलब उच्च व निम्न वर्ग में बांट देते। उच्च वर्ग में किसको रख दिया, ब्राह्मण वर्ग को रख दिया, निम्न वर्ग में किसको रख दिया, शूद्र वर्ग। इससे क्या होता था, दोनों के बीच में वैमनस्य की भावना प्रकट होती थी और हमारे देश की राष्ट्रीय एकता व अखंडता प्रभावित होती थी। यह भी कहीं ना कहीं कारण है कि ब्रिटिश लोगों ने हमारे देश में आके शासन किया। और इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो इस जो जाति व्यवस्था है इसको बहुत हद तक हटाने की कोशिश की गई और संविधान ने यह बोला कि सब लोग एक हैं। फिर भी मतलब कुछ हद तक अभी भी हमारे देश में जाति व्यवस्था व्याप्त है, लेकिन इसके कारण समाज में उच्च व निम्न वर्ग में समाज बढ़ जाता है। इससे देश की राष्ट्रीय एकता व अखंडता प्रभावित होती है। ठीक, यदि हम इसके दूसरे दोष की बात करें तो इससे क्या होता है, जातिगत भेदभाव बढ़ जाता है ना। और जातिगत भेदभाव बढ़ जाता है तो फिर वही बात आ जाती है कि मतलब जो लोग हैं वो जाति में बढ़ जाते हैं और मूल मुद्दे चुनाव से भी हट जाते हैं और विकास कहीं इतर मतलब कहीं और चला जाता है। तीसरे दोष की यदि हम बात करें तो जातियों का दबाव, फिर यही बात बताएं, राजनीति को प्रभावित करता है। इससे राजनीति अपने जाति के प्रति ही मतलब इससे जो राजनीति की जाती है वो एक जाति विशेष के प्रति हो जाती है। मतलब वो जो नेता बनता है वो जाति विशेष का हो जाता है। यदि वो जीत के आता है तो अपनी जाति के लिए ज़्यादा बेहतर काम करता है। फिर वो मतलब इससे रोष प्रकट होता है और आखिरी में क्या होता है, मतलब लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती है, कानून व्यवस्था की समस्या आती है ना। अगला यदि हम दोष की बात करें तो फिर वही बात आ गई कि इससे देश की एकता और आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है।
आप ही बताइए ना, यदि कोई नेता सिर्फ अपनी जाति के लिए काम करेगा और दूसरी जाति के लिए काम नहीं करेगा तो दूसरे लोगों में रोष व्याप्त होगा, रोष व्याप्त होगा तो फिर क्या होगा, उनके बीच लड़ाइयाँ बढ़ेंगी तो कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी, कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी तो देश विकास के रास्ते में चलकर इन्हीं के झगड़े को सुलझाने में मतलब इन्हीं के झगड़े को सुलझाते रहेगा और इसका फायदा दूसरे देश उठा लेंगे, है ना। इससे हमारी एक तो अखंडता प्रभावित होती है और हमारी सुरक्षा पर भी आघात पहुंचता है। उम्मीद करता हूं बच्चों इसका उत्तर आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकीकरण को किस प्रकार कमजोर करती है। बच्चों इस प्रश्न में यह जानने की कोशिश की गई है कि आखिर कैसे सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकीकरण को कमजोर करती है। बच्चों जैसे कि हमने जाति व्यवस्था के बारे में जाना, ठीक यही चीज़ सांप्रदायिकता के बारे में भी लागू होती है। मैं आपको एक लाइन में बताना चाहूँगा, सांप्रदायिकता का आशय यहाँ पे किसी संप्रदाय विशेष के प्रति मतलब अनुराग की भावना से। संप्रदाय विशेष कैसे कि मान लीजिए कि आप इस्लाम धर्म को मानते हैं या इस्लाम संप्रदाय को मानते हैं या राधा स्वामी संप्रदाय को मानते हैं, तो वो आप अपने संप्रदाय को ज़्यादा बेहतर बता रहे हैं। मेरा कहने का उद्देश्य यह नहीं कि अपने संप्रदाय को बेहतर बताइए, यह भावना तब ज़्यादा मतलब आक्रामक, यही जो भावना है वो आक्रामक हो गई। इससे क्या होगा, हम ये बोल रहे हैं कि हमारा धर्म बेहतर है, हमारा संप्रदाय अच्छा है, तो इससे क्या होगा, फिर सांप्रदायिक दंगे होने लगेंगे, है ना। तो एक सीमा तक अपने धर्म से प्यार रखना, अपने धर्म को बेहतर बनाना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ यह बोलना कि हमारा धर्म ही बेहतर है, तुम्हारा धर्म खराब है, इससे सामने वाले की भावनाओं को क्या होता है, आहत होती है और यही आहत भावना कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगे का जन्म लेती हैं और इससे फिर से हमारी राष्ट्रीय एकता व अखंडता के ऊपर मतलब प्रश्न चिन्ह आ जाता है, क्योंकि लोग लड़ाई करने लगते हैं अपने संप्रदाय को मतलब अच्छा बता के, है ना। तो यही प्रश्न जानना चाहता है कि आखिर कैसे सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकीकरण को कमजोर करती है। कैसे कमजोर करती है, समाज को संप्रदाय विशेष में बांट के। कैसे संप्रदाय विशेष में, हिंदू संप्रदाय, इस्लाम संप्रदाय, सिख संप्रदाय, इसमें लोग क्या होता है संप्रदाय विशेष में बढ़ जाते हैं और फिर लोग अपने अपने संप्रदाय को बेहतर बताते हैं और फिर इसी को लेके लड़ाई करते रहते हैं। तो जो हमारा विकास होना चाहिए, जब शांति नहीं रहेगी, लड़ाई ही करते रहेंगे, तो फिर हम अपने देश का विकास कैसे करेंगे, है ना। फिर अगला है कि यही मैंने आपको बताया कि सांप्रदायिक दंगों को जन्म देती हैं, फिर सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देती हैं और इससे देश की एकता में बाधा उत्पन्न होता है। तो यही सब बातें हैं बच्चों, इस प्रश्न के माध्यम से मतलब यही पूछना चाहिए कि आखिर राष्ट्रीय एकीकरण को किस प्रकार कमजोर करती है, तो इनको आप बता देंगे। बच्चों जो जाति व्यवस्था जिस प्रकार कमजोर करती है ना, बहुत हद तक सांप्रदायिकता भी यही मतलब राष्ट्रीय एकीकरण को कमजोर करती है ना। तो बच्चों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 9 है, जो यह पूछना चाह रहा है कि क्षेत्रवाद से क्या आशय है या राष्ट्रीय एकीकरण में किस प्रकार बाधक है, लिखिए। बच्चों यदि हम बात करें जाति व्यवस्था की, सांप्रदायिकता की, क्षेत्रवाद की, इन सब का जो उत्तर आएगा कि कैसे वो राष्ट्रीय एकता व अखंडता को कमजोर करती हैं, बहुत हद तक सेम रहेगा। बस आपको क्या अलग कर देना है कि जहाँ क्षेत्रवाद पूछे वहाँ क्षेत्रवाद लगा देना, जहाँ सांप्रदायिकता पूछे वहाँ सांप्रदायिकता लगा देना, जहाँ जाति व्यवस्था पूछे वहाँ जाति व्यवस्था लगा देना, लेकिन सबका उत्तर लगभग सेम होगा। क्योंकि अब जैसे हम बात करें क्षेत्रवाद की, अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्षेत्रवाद से क्या आशय है, तो यहाँ पर क्षेत्रवाद से आशय क्या होगा, किसी क्षेत्र विशेष के प्रति अनुराग की भावना से। कैसे, यदि मान लीजिए कि आप उदाहरण के लिए यदि हम बात करते कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, या आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, या आप दिल्ली के रहने वाले हैं, तो आप ये बोल रहे हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश का ही विकास होना चाहिए, हमारा मध्य प्रदेश का विकास होना चाहिए, हमारा दिल्ली का ही विकास होना चाहिए। यदि आप ऐसा बोलेंगे तो आप क्या बोल रहे हैं कि आप एक क्षेत्र विशेष के प्रति आपका ज़्यादा लगाव है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका क्षेत्र विशेष के प्रति लगाव नहीं होना चाहिए, अपने जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, जहाँ जिस राज्य से आप जुड़े हुए हैं उसके प्रति आपकी अनुराग की भावना बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सीमा के बाद यह भावना जब आक्रामक हो जाती है तो फिर यह पृथकतावाद की भावना में परिवर्तित हो जाती है और यह पृथकतावाद की भावना कहीं ना कहीं भारत देश की राष्ट्रीय एकता व अखंडता के लिए हानिकारक होती है। तो यही प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं और ये राष्ट्रीय एकीकरण के लिए किस प्रकार बाधक है। तो बच्चों क्षेत्रवाद से आशय क्षेत्र विशेष के प्रति अनुराग से है, एक सीमा तक तो ये भावना ठीक है, किंतु जब यह भावना अति आक्रामक हो जाती है तो पृथकतावाद को जन्म देती है, जैसे कि हमने अभी आपसे मतलब डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको उत्तर समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 ये जानना चाह रहा है कि वे कौन सी प्रमुख बातें हैं जिसके कारण वर्तमान समय में जाति बंधन में शिथिलता आई है। बच्चों यह प्रश्न जानना चाह रहा है कि जो जाति व्यवस्था के बारे में हमने प्रश्न क्रमांक 5 में, मुझे शायद याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद प्रश्न क्रमांक 5 में हमने डिस्कस किया कि जाति व्यवस्था के क्या दोष थे। तो यह प्रश्न जानना चाह रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके कारण जाति बंधन में शिथिलता आई। शिथिलता का मतलब यहाँ पे है कि जाति व्यवस्था जो बहुत ज़्यादा कठोर थी,
पहले के ज़माने में क्या होता था, शूद्र लोगों की पढ़ाई अलग होती थी और जो बाकी अन्य जैसे ब्राह्मण हो गया या क्षत्रिय हो गए उनकी पढ़ाई अलग होती थी। शूद्र लोगों को कि जो जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय लोगों की कुआं रहती, वहाँ से पानी भरने नहीं दिया जाता था, साथ में खाना खाने नहीं दिया जाता था, ये सब समस्या थी। तो यह प्रश्न जानना चाहता है कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके कारण जाति व्यवस्था में शिथिलता आई या वो कमज़ोर पड़ गई। तो बच्चों इसका उत्तर है मतलब बहुत सारी चीज़ें। जैसे मान लीजिए कि धीरे धीरे करके क्या हुआ, शिक्षा का प्रसार हुआ, है ना। शिक्षा के प्रसार के कारण लोगों को लगा कि नहीं, जाति व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन हम पहले क्या है, मानव हैं। तो इस कारण से भी लोगों में जाति व्यवस्था को लेकर थोड़े सा क्या हुआ, मतलब शिथिलता देखने को मिली। फिर औद्योगिक विकास हुआ। औद्योगिक विकास के कारण क्या, औद्योगिक विकास का मतलब कैसे कैसे आपको समझ में आ रहा होगा कैसे औद्योगिक विकास के कारण इसमें जाति बंधन में शिथिलता आई। औद्योगिक विकास कहाँ से है कि देखो, उद्योग कहाँ लगते हैं, उद्योग कहीं पे भी लगे तो वहाँ पे जो काम करने वाले मजदूर लोग हैं, है ना। पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि आप निम्न जाति को, तो आपको साथ में बैठ के खाना खाने नहीं दिया जाता था, आप साथ में उठ बैठ नहीं सकते थे। लेकिन जब औद्योगिक विकास हुआ तो वहाँ फैक्ट्रियाँ लगी, तो फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर बहुत सारे क्षत्रिय वर्ग के भी थे, वैश्य वर्ग के भी थे और शूद्र वर्ग के भी थे। अब काम तो सबको एक ही साथ करना है, उनको तो अलग अलग नहीं कर सकते। तो इस कारण से भी क्या हुआ, जाति बंधन में कमी आई। फिर जब हम शहरीकरण की बात करें, यहाँ पे लिखा अगला जो पॉइंट लिखा हुआ, शहरीकरण से जाति व्यवस्था के बंधन शिथिल हुए। शहरीकरण से कैसे, शहरों में आपने देखा होगा वहाँ पर गाँव की अपेक्षा शहरों में कोई किसी को किसी से मतलब नहीं, किसकी जाति क्या है कुछ नहीं है, सब अपना अपना काम करते हैं, सब लोग साथ में रहते हैं। तो शहरीकरण बढ़ने के कारण क्या हुआ, लोगों की खुद की जो पहचान थी, पारिवारिक पहचान, वो पीछे रह गई और वो जो काम कर रहे हैं वो पहचान आगे गए। इसके कारण भी जाति बंधन में शिथिलता आई। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान क्या करता है, छुआछूत, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वह अस्पृश्यता पर प्रतिबंध लगाता है और किसी भी प्रकार के छुआछूत करने पर आपको जेल तक की सजा भी हो सकती है। आप किसी के साथ क्या नहीं कर सकते, छुआछूत नहीं कर सकते, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय सरकार ने भारतीय संविधान में इस बात को कर दिया, मतलब भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है वो बोलता है कि विधि की सब समक्ष समानता होगी, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जो सरकार है उसने 1989 में अनुसूचित जनजाति अस्पृश्यता अधिनियम भी पारित किया, ताकि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ छुआछूत या भेदभाव करता है तो उसको कानूनी रूप से दंडित किया जा सके। उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। यदि आपको ये प्रश्न उत्तर में कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं, और इन प्रश्न उत्तर सीरीज को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं इसका सुझाव भी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा जो चैनल है आइडल देव क्लासेस, तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है ऐसे और भी वीडियो बनाने के लिए। और लाइक करना लाइक की जो बटन है उसे भी दबाइए, और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें। बच्चों मिलते हैं अगले अध्याय के प्रश्नोत्तर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।